तो इस पे मुझे लगता है कि सरकार को भी थोड़ा और ध्यान देना चाहिए कि अगर अभी भी लोग कह रहे हैं कि इनकम ज़्यादा होने के बाद भी उनको सामाजिक तौर पे भेदभाव फेस करना पड़ रहा है, तो इसका रीज़न क्या है। मुझे ये भी लगता है कि रैपिड अर्बनाइजेशन से और जब इंडिया की पर कैपिटा इनकम और बढ़ने लगेगी, ये दो रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से फ्यूचर में ये जो भेदभाव है ये और कम हो सकता है। क्योंकि जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, जब अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, तो लोग आपस में ही इतने परेशान रहेंगे कि जो जाति है वो शायद उनकी सबसे लास्ट प्रायोरिटी रहेगी या प्रायोरिटी लिस्ट में भी ना रहे। अब इसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट की दूसरी रूलिंग, कोटा विद इन कोटा का। अब ये क्या है? एक्चुअली जब हम लोग अपने संविधान में देखते हैं तो जो एससी और एसटी ग्रुप है वो एक होमोजेनस ग्रुप के तौर पे देखी जाती है, मतलब कि सबको एक तौर पे देखा जाता है। पर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये रूलिंग दी है उसमें उन्होंने कहा है कि एससी और एसटी कोई एक ग्रुप नहीं है, कोई एक चीज नहीं है। आजादी के पहले एससी और एसटी जैसे कुछ नहीं था, सिर्फ जातियां थी, और कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद इन जातियों को एससी और एसटी कैटेगरीज में लाया गया है। लेकिन एससी एसटी कैटेगरीज में जो भी जातियां हैं उनमें आपस में भी बहुत ज्यादा कास्टिज्म प्रैक्टिस हो रहा है, और उनमें भी जो सबसे ज्यादा जिनको जरूरत है, जिनको सच में रिजर्वेशन की जरूरत है, उनको उस हिसाब का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है। साथियों, अगर हम अपने संविधान की करंट जो व्यवस्था है वो देखें तो आर्टिकल 341(1) में प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी कास्ट, रेस या ट्राइब को एससी या एसटी की लिस्ट में डाल सकती हैं। 341(2) में पार्लियामेंट को भी ये पावर दी गई है, वो किसी भी कास्ट, रेस या ट्राइब को एससी और एसटी कैटेगरी में इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में ये कहा है कि सिर्फ प्रेसिडेंशियल लिस्ट में इंक्लूड हो जाने से सभी की स्थिति सेम नहीं हो सकती, और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसको लीगल फिक्शन का नाम दिया है। साथियों, क्या ये सच है कि जो एससी और एसटी में जो भी जातियां जिनको इंक्लूड किया गया है, क्या उनमें भी कास्टिज्म प्रैक्टिस होता है? क्या उनमें भी कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है? तो साथियों, ये बिल्कुल सच बात है। अब द हिंदू के 23 जनवरी 2024 के इस आर्टिकल को देखिए, जिसमें तेलंगाना की एक मडिगा कम्युनिटी है जो वहां की एससी कम्युनिटी में आती है। उनका ये कहना है कि वो तेलंगाना की एससी कम्युनिटी के पॉपुलेशन के 50% हिस्सेदार हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट सर्विसेज में जो भी रिजर्वेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो वहां की माला कम्युनिटी ले जा रही है, जो थोड़ी डोमिनेंट है, और कंपैरेटिवली देखा जाए तो उनकी स्थिति काफ़ी बेहतर है मडिगा कम्युनिटी के कंपैरिजन में। फिर भी जो उनका हक है, जो उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए रिजर्वेशन से, वो नहीं मिल पा रहे हैं। इसी तरह हम देख सकते हैं कि हर एक स्टेट में आपको एससी कम्युनिटी के विद इन ऐसी जातियां मिल जाएंगी जो डोमिनेंट है, जिनको रिजर्वेशन का ज़्यादा फायदा मिल रहा है, और कुछ ऐसी जातियां हैं जो सच में ज़्यादा पिछड़ी हैं और उनको सच में रिजर्वेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन फिर भी उनको रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में हमें सीजीआई चंद्रचूड़ की ये बात बिल्कुल सही लगती है कि सिर्फ एक लिस्ट में आ जाने से आपकी स्थिति सारी जातियों की स्थिति के बराबर नहीं हो सकती है, और इसको लीगल फिक्शन का नाम देना बिल्कुल सही है। अगर मेरे ओपिनियन की बात करें, सीजीआई का जो क्रीमी लेयर का जो जजमेंट था उसको लेके मेरी क्या आपत्ति है ये मैंने बता दी, और जो कोटा विद इन कोटा की जो इनकी रूलिंग है, इनको लेके मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल सही है, और ये जो करंट स्थिति है, जो सच्चाई है समाज की, उसको उजागर करता है। तो उन्होंने एससी और एसटी कम्युनिटी को एक हेटेरोजेनस ग्रुप माना है, और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के तहत स्टेट्स को ये पावर दी है कि वो अपने स्टेट्स में जो सबसे पिछड़ी जातियां हैं उनको वो पॉइंट आउट कर सकती हैं, और उनको कोटा के अंडर भी एक कोटा देके उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दे सकती हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने भी क्रीमी लेयर के इस प्रावधान को नकार दिया है फिलहाल के लिए, लेकिन कोटा विद इन कोटा के लिए अभी उनका कोई भी बयान नहीं आया है। लेकिन मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सही है, और इसको बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए और लागू करना चाहिए।